चल रही है उसका क्या नियम है। तो नगर पालिका अधिनियम 1916 की सुसंगत धाराओं के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए निकायों में कर व्यवस्था लागू की गई है। मऊ नगर पालिका में बहुत पहले से ये व्यवस्था लागू है। उस व्यवस्था के तहत रेंटल वैल्यू तय करने के लिए 3 प्रकार के स्लैब बनाए गए थे। पहला स्लैब तो ये था वाणिज्यिक के लिए कि ज़मीन लैंड की कीमत रजिस्ट्री ऑफिस के सर्किल रेट के अनुसार और भवन निर्माण में आने वाली लागत जो लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल के मुताबिक, दोनों को जोड़कर जो वैल्यू निकलती है उसका 5% रेंटल वैल्यू बनता है। और उस 5% की रेंटल वैल्यू पर 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता था। जो आवासीय भवन है उसका हमारे विभाग के अधिकारी रेंटल वैल्यू का आकलन करते हैं वहाँ जाकर, और जो वहाँ की रेंटल वैल्यू उन्हें मालूम होती है उसके एतबार से कर निर्धारण किया जाता है। उसमें भी 5% हाउस टैक्स और 10% वाटर टैक्स लिया जाता है। ये पुरानी प्रक्रिया जो चल रही थी। अब मैं आता हूँ नई प्रक्रिया की तरफ। स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका ने नहीं लागू की है। ये प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। अब ये समझना जरूरी है कि 2010 में सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और निकायों को बार बार ये सुझाव भेजा था कि आप स्वकर प्रणाली लागू करिए, इससे एकरूपता आएगी, समानता आएगी और पारदर्शिता आएगी और इससे नगर निकायों की आय में वृद्धि भी होने की उम्मीद है। तो सरकार के बार बार अनुरोध करने के बाद भी लगभग 726 निकायों में से 30 या 40 निकायों ने इस प्रक्रिया को इस बीच में लागू किया। 2010 से 2019 आ गया, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी तरह से प्रदेश में लागू नहीं हो पाई। तो 4 जुलाई को 2024 को नहीं, इसमें मैं पहले बताना चाहता हूं कि स्वकर प्रणाली के संबंध में ये बताना जरूरी है कि स्वकर प्रणाली नगर पालिका परिषद मऊ लागू नहीं की। 4 जुलाई 2024 को निदेशक स्थानीय निकाय और नगर विकास के अनुभाग 9 को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया और 20 दिसंबर 2024 को नगर विकास मंत्रालय के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात द्वारा एक आदेश के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समय सीमा तय कर दी गई, जिसके अनुसार अधिशासी अधिकारियों को किसी भी दिशा में स्वकर से संबंधित अंतिम किराया दर का प्रकाशन 17 जनवरी 2025 तक करने का आदेश जारी कर दिया गया। इन दोनों आदेशों में स्थानीय निकाय के निदेशक के साथ मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश हुए। शासन का आदेश उस नियमावली को लागू करने के लिए आया जो नगर विकास विभाग द्वारा 18 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। सरकार ने एक नियमावली बना दी कि इस प्रकार से स्वकर प्रणाली लागू होगी, मगर और सरकार ने उस पर आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। 2024 आ गया और 2024 में सरकार ने आपत्तियों का निस्तारण करके उसको गजट किया गवर्नर की अनुमति से, और ये गजट हुआ है 28 जून 2024 को। इस नियमावली को गजट किया गया है और उसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश नगर पालिका भूमि या भवन या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024। सरकार के उक्त आदेश के क्रम में नगर पालिका परिषद के हमारे मऊ के अधिशासी अधिकारी ने 23 दिसंबर 2024 को सूचना प्रकाशित की और आपत्तियां मांगी। आपत्तियों का निस्तारण करके 21 जनवरी 2024 को आदेश के मुताबिक अंतिम किराया दर प्रकाशित कर दिया गया। यानी तो अब इसमें यह है कि यहाँ तक बात आ गई कि हमारा अंतिम प्रकाशन जारी हो गया। अब मैं उसके आगे की तरफ आपको लेके चलता हूँ कि अब मैं बताता हूँ कि स्वकर प्रणाली क्या है। जैसे बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वकर प्रणाली क्या है। स्वकर भवन का कर स्वयं निर्धारित करना है। एक आवेदन मिलेगा नगर पालिका की तरफ से और आप उसमें भरेंगे कि आपके मकान में क्या क्या चीज़ें निर्मित हैं, कितने क्षेत्रफल में निर्मित हैं, और आप जो आवेदन नगर पालिका को भर के देंगे उसी पे नगर पालिका कर निर्धारण कर देगा। अगर बाद में कोई शिकायत मिलती है कि इन्होंने गलत सूचना दी है तो उसकी जांच होगी और जांच करके उस जो कमी होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। ये स्वकर प्रणाली है और इसीलिए इसका नाम स्वकर प्रणाली रखा गया। इसमें जो नियमावली आई है उसकी कॉपी हम आपको देंगे। तो निर्मित क्षेत्र जो होगा, तो निर्मित क्षेत्र में जीना, टॉयलेट और सभी दीवारों, यानी जो फर्शी माप करनी है, तो फर्शी माप जब करेंगे तो दीवारें उसमें नहीं आ पाएंगी। तो टॉयलेट, जीना, किचन और दीवारों को छोड़कर माप की जाएगी और जितना जो माप आएगी उसमें अलग अलग रेट निर्धारित किया गया, जिसके एतबार से ये
किराया दर निर्धारित की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि स्वकर प्रणाली की जो नियमावली आई है उसमें क्या कमियां हैं और क्या खूबी है, इससे क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा। मैं इसको पढ़ देता हूं। इसके लागू होने से क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा ये भी समझना ज़रूरी है। इस योजना के लागू होने से कर निर्धारण में एकरूपता, समानता और पारदर्शिता आएगी। जैसे सबको अब क्लियर हो जाएगा कि मेरे घर का कितना टैक्स होना चाहिए, उससे अगर अधिक है तो आप आपत्ति कर सकते हैं। ये बात पहले नहीं थी। एक ही बराबर के मकान में किसी का 300 रुपये किराया था, वार्षिक टैक्स था, तो किसी का 3000 टैक्स था। अब ये सब कुछ बराबर हो जाएगा, जितना निर्माण के एतबार से होगा तो उसमें आएगी और समानता भी आएगी। तो ये फायदा हो जाएगा। और जिसका कर अधिक होगा वो कम हो जाएगा और जिसका कम होगा उसका अधिक हो जाएगा। भूमि पर भी कर निर्धारित हो जाएगा। पहले भूमि जो थी, भूमि पे कर निर्धारण की व्यवस्था नहीं थी, जबकि लोग चाहते थे कि हमारी ज़मीन पर भी टैक्स लग जाए, क्योंकि टैक्स अब सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। तो ये व्यवस्था नहीं थी। नई कर प्रणाली में ये व्यवस्था भी सरकार ने दे दी है। जिनका बहुत अधिक समय से इंतजार था, जिनका बहुत अधिक समय पूर्व लगा, जब उनका भवन कम या कच्चा था, किसी का मकान कच्चा था पहले, आज के 20 साल 30 साल पहले, या उसमें एक कमरे या एक झोपड़ी बनी हुई थी तो उसका कर बहुत कम लगा हुआ था, और 20 साल 25 साल बाद उसने अपने भवन को 2 स्टोरी का बना लिया और महंगाई भी बहुत बढ़ गई, मगर कर उसका वही चल रहा है। आप हैरत करेंगे कि आज भी मैं समझ रहा हूँ कि 15 से 20% 25% ऐसे मकान है जिनका 60 रुपये वार्षिक टैक्स है, 2 स्टोरी की बिल्डिंग है। तो उनको तो लगेगा कि नुकसान हुआ। किन्हीं कारणवश जिनका कर नहीं लग पा रहा है उनका भी कर निर्धारण हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको मैं समझाना चाहता हूँ कि आवाम तक आपके माध्यम से मेरी बात पहुंचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पुरानी ज़मीनें हैं, पुराना मकान है, मगर कागजात उनके पास बहुत सारे नहीं हैं, तो उनका कर निर्धारण नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब सर्वे होता है, जनरल सर्वे जब होता है, जनरल सर्वे 20-25 साल पहले हुआ था या फिर अब इस प्रणाली के तहत सर्वे होगा, तो जब जनरल सर्वे होता है तो फिर जो अध्यासी है उसके ऊपर कर निर्धारण होता है। जिसका कब्जा है, जो अध्यासी है और जिसका कब्जा है उसका कर निर्धारण होगा। अगर किसी को आपत्ति होगी, कोई दरखास्त देता है, तो फिर एक पैनल उसका बना हुआ है, उस पैनल में आके सुनवाई होगी और उसका निस्तारण किया जाएगा। गलत किसी का नाम चढ़ेगा तो उसे सही किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी खूबी इससे आने से ये फायदा मिल जाएगा कि जितने लोग, हजारों, कम से कम 10,000 लोग ऐसे होंगे कि जो चाहते हैं कि हमारे भवन या भूमि पर कर निर्धारण हो जाए, मगर वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हो जाएगा। भूमि पे कुल प्रबंधन हो जाएगा। विरासत के नामांतरण की समस्या से फुर्सत मिल जाएगी। जैसे विरासत के पुराने लोग हैं, एक ही मकान है, उसमें 4 पार्ट हो गया, तो 4 लोग अपना अपना टैक्स चढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। मगर अब तो 4 लोग अलग अलग जो रह रहे हैं एक मकान में पार्टीशन करके, तो जो लोग अध्यासी हैं सर्वे के दौरान उनका नाम चढ़ा दिया जाएगा। आवेदन पहले लिया जाएगा, आवेदन जिनका नहीं आएगा तो खुद नगर पालिका की टीम सर्वे करेगी। इसमें पुराने जो भवन होंगे उसमें छूट का भी प्राविधान है। जैसे 20 साल से अधिक पुराने जो मकान होंगे उन पे अलग छूट की व्यवस्था है, 30 साल पुराने जो मकान होंगे उस पर छूट की अलग व्यवस्था है। तो ये अलग अलग भवनों के जर्जर स्थिति को देखते हुए उसमें भी छूट की अलग अलग व्यवस्था दी गई है। इस नियमावली में 4 स्लैब इन्होंने बनाए हैं, सरकार ने, हमने नहीं बनाया, सरकार ने बनाया। सरकार ने 4 स्लैब बनाए हैं। पहला स्लैब इन्होंने बनाया है कि 24 मीटर से ऊपर के सड़कों पर जो भवन स्थित हैं उनका रेट अलग होगा, और 24 मीटर से 12 मीटर के बीच में की सड़कों पे जिनका मकान है उनका रेट अलग होगा, और 12 मीटर से 9 मीटर के अंदर जो मकान है उनका अलग स्लैब होगा, और 9 मीटर से 0 मीटर के अंदर जिनका मकान है उनका अलग स्लैब होगा। तो जो इसमें 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें 3 पर हम लोगों को, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो चौथा स्लैब सरकार ने बनाया है 9 मीटर से 0 मीटर, 9 मीटर का मतलब हो गया कि 30 फीट, तो 30 फीट के मार्ग पर किसी का घर हो और किसी का घर 3 फीट के मार्ग पर हो और रेट दोनों का समान हो, तो ये बात तर्कसंगत नहीं लगती है। तो इसमें मैंने माननीय मंत्री जी को भी पत्र लिख के दिया है, उनसे मिले भी हैं। माननीय मंत्री जब बोर्ड की बैठक में आए थे तो बोर्ड की बैठक में भी माननीय सभासदों ने ये सवाल उठाया था, और माननीय मंत्री जी ने ये कहा था कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तो अगर माननीय मंत्री जी की कृपा होगी तो आने वाले समय में अगर एक स्लैब बढ़ेगा तो उसका रेट 25 से 30% और कम हो जाएगा। हमारा कहना है कि पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्री कार्यालय के सर्किल रेट के मुताबिक करनी है। जो नया शासनादेश आया है, जो गजट हुआ है, तो उसमें इन्होंने ये बताया है कि सर्किल रेट जो आप तय करेंगे
वो जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो सर्किल रेट है उसी के अनुपात में करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो लिस्ट जारी हुई है कि उसमें अलग अलग वार्डों का अलग अलग रेट है। 9 मीटर से कम पर कहीं 45 पैसा है, तो कहीं 50 पैसा है, कहीं 60 पैसा है, तो अलग अलग रेट है। मैं 9 मीटर पे ज़्यादा फोकस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए करूंगा। 9 मीटर से कम, 9 मीटर का मतलब 30 फीट हुआ, तो मऊ में 30 फीट से ज़्यादा चौड़े मार्गों पे जो भवन हैं उनकी संख्या 10% भी नहीं है। 90% हमारे वहाँ भवन मकान ऐसे हैं जिनके घर के रास्ते की चौड़ाई 30 फीट से कम है। तो यानी वो आखिरी स्लैब जो है 9 मीटर से कम वाला, उसी पे ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। और अभी आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैं मिसालों के जरिए आपको पूरी बात ये समझाऊंगा। कुछ नमूनों के माध्यम से मैं समझाता हूं कि ये प्रणाली लागू होने के बाद स्थिति क्या होगी। जैसे अभी तो ये स्क्वायर फीट और सर्किल रेट और उसका गुणे 12, उसका गुणे 17%, ये सारी चीज़ें हैं जो जनता को नहीं समझ में आएंगी। तो मैंने बड़ा सीधा सीधा कुछ फार्मूला बना दिया है। एक चीज़ और बदलाव हुआ है, जैसे 5% हाउस टैक्स था और 10% वाटर टैक्स था, तो सरकार ने उसको बदल के अब 10% हाउस टैक्स कर दिया है और 7.5% वाटर टैक्स कर दिया है। यानी जो 15% का स्लैब था अब वो 17.5% का निर्धारण होगा। किसी पे ज्यादा वो बात कह चुका हूं, तो मैं इसमें कुछ मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूं जो आम लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं आऊंगा इसके बाद के जो बहुत सारी दूसरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नगर पालिकाएं हैं उनके वहां क्या रेट है और हमारे वहां क्या रेट है। तो जैसे 10 कड़ी, यहाँ कड़ी को ज्यादा लोग समझते हैं, तो 10 कड़ी का होता है 435 स्क्वायर फीट। 435 स्क्वायर फीट में 20% जो फर्शी जो मानक लिया गया है उसके एतबार से 20% की उसमें लेस करना है। यानी हम टॉयलेट, किचन, सीढ़ी और दीवारों को लेस करें या मोटा मोटा पूरे जो फर्शी जो माप होगी उस माप में 20% लेस कर दें। तो 10 कड़ी का 435 स्क्वायर फीट होता है और 20% जब उसमें लेस करते हैं 300 स्क्वायर फीट होता है। अब 45 पैसे और 60 पैसे का 2 स्लैब हमारा 9 मीटर के अंदर है, तो मैं दोनों का आंकड़ा दूंगा कि अगर 45 पैसे पर स्क्वायर फीट का रेट हम लेते हैं तो 156 रुपया 85 पैसे हमारा सर्कुल रेट आता है, और 60 पैसा लेते हैं तो 209 रुपया 14 पैसे हमारा सर्किल रेट आता है। अब इस सर्किल रेट पर अगर हम मासिक किराया दर तय करते हैं, यानी रेंटल वैल्यू पे अगर हम टैक्स का निर्धारण तय करते हैं, तो हमारा 45 पैसे स्क्वायर फीट हमारी किराए की दर आएगी और 27 रुपये 45 पैसे 45 पैसे वाले में आएगी महीना, और 60 पैसे वाले की दर में 36 रुपया 60 पैसा आएगा। यानी टोटल अगर मैं इनका करता हूं तो 45 पैसे वाली दर में 329 रुपया 40 पैसा 10 कड़ी के मकान में उसका टैक्स बनेगा सालाना। हाँ, 329 रुपये 40 पैसे। और अगर हम 60 पैसे वाली दर से जोड़ते हैं तो ये 339 रुपये 20 पैसा वार्षिक दर आएगी। अब मैं 20 कड़ी पे आता हूं तो 20 कड़ी का स्क्वायर फीट होता है 871 स्क्वायर फीट, जिसमें वो घटाने के बाद तो मैं सीधे उधर ही आ जाता हूं टोटल पे। तो 20 कड़ी में हमारा जो आएगा वो 45 पैसे के एतबार से 20 कड़ी का मतलब 871 स्क्वायर फीट, तो 871 स्क्वायर फीट का 658 रुपया 79 पैसा आएगा 45 पैसे के हिसाब से, और 879 रुपया आएगा 60 पैसे की दर के एतबार से। इसी तरह से 30 कड़ी में अगर हम जोड़ते हैं 30 कड़ी यानी 1307 स्क्वायर फीट, तो उसका रेट आ जाएगा 988 रुपये और 1370 रुपये 60 पैसे की दर से। अगर 40 कड़ी यानी 1742 स्क्वायर फीट में हम निकालते हैं तो उसकी दर आ जाएगी तो 1317 स्क्वायर फीट रुपया और 1756 स्क्वायर फीट। अगर 50 कड़ी यानी एक मंडे में पूरा किसी का मकान बना हुआ है तो एक मंडे का 3178 हमने लिखा है 50 कड़ी का, तो उसका 1646 रुपया 45 पैसे वाले क्षेत्र में आएगा और 60 पैसे वाले क्षेत्र में 2196 रुपये आएगा। जिसका टैक्स इससे ज़्यादा लगा होगा अब उसका टैक्स नियमतः कम हो जाएगा, और जिनका इससे कम लगा होगा वो नियमतः इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज अब हाँ, अभी मेरी बात पूरी हो जाए, सवाल नोट करते रहें। अब जमीनों पर भी टैक्स लगना है, तो उसको भी मैंने 9 मीटर से कम ही के पैमाने पर लिया है कि 30 फुट से कम के जो रास्ते हैं वहां आपका किराया दर क्या होगा। तो इसमें भी हमने लिया है कि 10 कड़ी में 10 कड़ी जमीन पर, खाली जमीन पर अगर किसी को कर निर्धारण होगा तो वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों मिलाकर 91 रुपया 50 पैसा लगेगा। और 20 कड़ी की अगर जमीन है यानी 871 स्क्वायर फीट तो 183 रुपया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स मिला के लगेगा। 30 कड़ी जमीन यानी 1307 स्क्वायर फीट का अगर किसी का प्लाट है तो 274 रुपया 49 पैसा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स मिलाकर वार्षिक लगेगा।
और 40 कड़ी यानी 1742 स्क्वायर फीट है तो 365.99 अगर 50 कड़ी यानी 1 मंडे के आसपास अगर किसी की ज़मीन है कि मैं निर्माण है, ज़मीन से मतलब नहीं है, तो खाली ज़मीन है तो 2178 स्क्वायर फीट हुआ, जिसका कर निर्धारण वाटर और गिरा कर दोनों मिलाकर 457.49 होगा। अब मैं इसको और सरल कर देता हूँ जो जनता के लिए से पक्के भवन 45 रुपये रेंटल वैल्यू हेतु प्रति कड़ी 32.94 रुपये। एक कड़ी में जिसका निर्माण है उसका 32 रुपये प्रति स्क्वायर और प्रति स्क्वायर फीट 76 पैसे। तो ये लोगों को जोड़ने में बेहद आसान हो जाएगा कि अगर आप कड़ी में आपका निर्माण है तो 32.94 यानी 33 रुपया कड़ी आप अपना निर्माण निकाल लें, और स्क्वायर फीट में आप निकालना चाहते हैं तो 76 पैसे के एतबार से आपका पर स्क्वायर फीट वाटर टैक्स और हाउस टैक्स पड़ेगा। ये एकदम सीधा फार्मूला। इसी प्रकार से 60 पैसे के जो क्षेत्र हैं, 60 पैसे रेंटल वैल्यू वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ 43 रुपया 92 पैसा प्रति स्क्वायर फीट प्रति कड़ी आएगा, और 1 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका आ जाएगा वाटर टैक्स और हाउस टैक्स दोनों मिलाकर प्रति वर्ष 1 रुपया स्क्वायर फीट आपका हाउस टैक्स और वाटर टैक्स आएगा। मेरे ख्याल से ये लोगों को समझने में आसानी होगी और पूरा करने में तो हमने सब कैलकुलेट करके निकाल दिया है। मऊ नगर के, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे तो मऊ नगर की जो हेडक्वार्टर की नगर पालिका है वहाँ का रेट मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा अगल बगल के जिलों का भी हाल आपको बताता हूँ। जैसे हम चलते हैं, जैसे 10 कड़ी का हमारा जो रेट निकला है नगर पालिका मऊ का 329 रुपया है, मैं इसको 45 पैसे से, और नगर पालिका परिषद मिर्जापुर का 1024 रुपया है पड़ेगा। बलिया का 1595 पड़ेगा, देवरिया का 731 रुपया 99 पैसा पड़ेगा, अंबेडकर नगर का 732 रुपया पड़ेगा, आजमगढ़ का 805 रुपया पड़ेगा। यानी आप देखिए कि जो 435 रुपये का टैक्स, जो 329 रुपये 40 पैसे का जो टैक्स मऊ नगर पालिका में लग रहा है, उतनी ही मकान पर आपके नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में 1024 और बलिया में 1595 रुपये लग रहा है, और हमारे वहाँ 329 रुपये 40 पैसे लग रहा है। 20 कड़ी में अगर आप आ जाते हैं तो उसी प्रकार से डिफरेंस आएगा। 30 कड़ी में जैसे 988 रुपये यानी 1307 स्क्वायर फीट पे अगर आपका निर्माण है, निर्मित क्षेत्र है, तो 988 रुपये नगर पालिका परिषद मऊ का रेट होगा, और 3074 रुपया मिर्जापुर का रेट होगा, 4787 रुपये बलिया का रेट होगा, 2195 रुपये देवरिया का रेट होगा, 2195 रुपये अम्बेडकर नगर का होगा, और 2415 रुपये आजमगढ़ का रेट होगा। इसी तरह आखिर में मैं आ जाता हूँ पूरे डिटेल में जाने के बजाय। 40 कड़ी वाला भी सुन लें। 40 कड़ी में 1317 रुपया हमारा रेट है, 4099 रुपया मिर्जापुर का रेट है, 6382 रुपया बलिया का रेट है, 2927 रुपया देवरिया का रेट है, अंबेडकर नगर का 2927 रुपया है, और 3220 रुपया है आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का। अंतिम 50 कड़ी पे मैं आता हूँ कि 1646 रुपया 45 पैसे वाली दर से 1646 रुपया हमारा रेट आ रहा है, तो 5123 रुपया मिर्जापुर का आ रहा है, और 7978 रुपये बलिया का आ रहा है, 3658 रुपये देवरिया का आ रहा है, 3662 रुपया अम्बेडकर नगर का आ रहा है, और 4025 रुपये आजमगढ़ का आ रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे मऊ नगर पालिका। चूंकि इस प्रक्रिया को पे स्टडी ज़्यादा दिनों से चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी। नई स्वकर प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार का जो आदेश है वो स्पष्ट है कि नई स्वकर प्रणाली 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सीमा विस्तार के बाद जो नए क्षेत्र आए हैं वो 1 अप्रैल 2028 से वहाँ स्वकर प्रणाली लागू की जाएगी। वहाँ चूंकि नियमावली के मुताबिक किसी भी सीमा विस्तार के बाद आए हुए क्षेत्र में या कि उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हो तो कर निर्धारण हो सकता है, या विस्तार के 5 वर्ष के बाद उस पर कर निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो इसलिए वो 2028 से लागू होगा। नगर पालिका द्वारा आवेदन का प्रारूप मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन नगर पालिका कार्यालय या अपने वार्ड के सभासदों से भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी ही सरकार स्वकर प्रणाली 2024 के संपूर्ण नियमावली की एक पुस्तिका छपवाकर घरों तक पहुंचाई जाएगी ताकि भवन स्वामियों को पूरी प्रक्रिया को समझने में आसानी हो सके। मेरी बात यहाँ खत्म करूंगा, फिर उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे हमको कर से जो वसूली होती है पूरे साल की 23 और 24 का जो मैंने आंकड़ा लिया है,
तो उसमें 3,99,82,758 रुपए की हमारी आय है, सभी विभागों से मिलाकर। जितने भी हमारे आय के स्रोत हैं, सभी स्रोतों से मिलाकर पूरे मऊ में 3,99,82,758 रुपए की हमारी आय हुई है 23 और 24 में। और उस आय को वसूलने के लिए जो हमने कर्मचारियों को तनख्वाह दी है वो 2,29,02,860 रुपए। ये टैक्स की प्रक्रिया इस एतबार से तो अगर खत्म ही कर दी जाती तो ज्यादा उचित होता है। मतलब क्या है, इसमें 120 से 30 आदमी तो सिर्फ टैक्स की वसूली में लगे रहते हैं। तो मऊ में जितना कम टैक्स है, इतना टैक्स कम पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। आप बनारस में जाइएगा तो एक फ्लैट का किराया कम से कम हाउस टैक्स 5 साल का, वाटर टैक्स 5,000 रुपये से कम नहीं आता है किसी का। लखनऊ में भी आप कोई 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट ले लीजिए 600 स्क्वायर फीट का, आपको 5,000 से कम नहीं आएगा। तो मऊ में किराया, जैसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप 600 स्क्वायर फीट का मतलब क्या हुआ, 2 कमरे का मकान। तो 2 कमरे का मकान मऊ में अगर आप लेना चाहें, थोड़ा कैलकुलेटर दीजिएगा, 2 कमरे का मकान अगर यहाँ आप लेना चाहें किराए पर मऊ में, तो क्या 5,000 रुपये से कम किराया होगा? 4,000 का भी मिल जाएगा। चलिए 4,000 पे, हम 4,000 पे जोड़ते हैं। रेंटल वैल्यू इसी तरह से निकाली जाती है, रेंटल वैल्यू से कर निर्धारण होता है। तो मान लीजिए 4,000, तो 12 चौकों 48,000 रुपया सालाना उसकी आय हो गई ना। तो अब 48,000 रुपये पर 17.5% जरा निकालिए पंडित जी। जैसे अगर कोई होगा तो मैं स्वकर प्रणाली खत्म कर दूं, ये कैसे संभव है? नहीं, आपके समझने का फर्क होगा। उन्होंने ये कहा होगा, जब एक सवाल आया तो उसका जवाब सुनिए पहले ना, फिर सवाल करिए। जब तक करिएगा आप सवाल करते रहिए, हम बैठेंगे, जितना आप सवाल करेंगे एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो अब आपका सवाल है कि पूर्व चेयरमैन साहब ने ये बात कही है, तो वो शायद हो सकता है कि चूंकि ये अधिकार तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को है, नगर विकास मंत्री जी को है, तो उनके कहने का मतलब ये होगा कि जब मैं मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री हो जाऊंगा तो वापस ये भी हो सकता है कि वो चेयरमैन होंगे तो हम ये वापस कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री को है। आप कह रहे हैं से लागू नहीं है, ये सरकार से लागू है, लेकिन बीजेपी नेता डिबेट में बैठे उन्होंने कहा कि ये सरकार से मतलब नहीं है बल्कि चेयरमैन साहब से मतलब है। आपके सामने ही कहा था। देखिए ऐसा है कि मैं अभी गजट की कॉपी भी आप सबको दे दूंगा, नियमावली का भी दे दूंगा, और ये मैं सरकारी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, राजनीतिक कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे राजनीतिक सवाल ना पूछें तो ज्यादा कृपा होगी। आज हम सरकारी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी निकलिए बाहर, जितना चाहे राजनीतिक सवाल पूछिए। चेयरमैन साहब आपके बयान, हाँ आप बताएं, आपने बोला था 9 मीटर, इस आंकड़े पे बात करिए ना, जहाँ देखिए का जो स्लैब है, आपके बयान पे बात करना है। आपने बोला था 9 मीटर का जो स्लैब है उसमें आपको भी आपत्ति है कि 3 मीटर पे रहने वाले रास्ते जो इंसान है और 30 मीटर के रास्ते पर जिसका मकान है उनको सेम टैक्स देना होगा। तो इस पे आपको भी आपत्ति है, और अगर इसमें बदलाव नहीं किया सरकार ने तो किसी कीमत पर लागू नहीं होगी, आपने कहा था। आप ये मैं क्यों कहूँगा भाई, मेरे पास महंगाई है। आपका बयान है, आपका बयान नहीं आपको देखिए, मैं आंकड़ों पे आज बात कर रहा हूँ, तो क्या बातें हुई, क्या बयान किसने दिया, उस पे ना जाइए। आज एथेंटिक आंकड़ों पे बात, आज एथेंटिक आंकड़ों पे बात करिए ना। जो मैंने को कितना इससे लाभ होगा, क्या कुछ अभी ये तो अभी कैसे हम बता पाएंगे, जब 1 साल बीतेगा, लागू होने के 1 साल बाद इसका जवाब मिल पाएगा। अच्छा, इसमें हर 2 साल पर रिव्यू करना है कि जिसका ज्यादा है उसको कम करना है और जिसका कम है उसको ज्यादा करना है। रिव्यू होगा हर 2 साल में। हाँ हाँ, रिव्यू करेगा बोर्ड। चेयरमैन साहब, खाली जमीन पे जलकर का नियम ये होता है कि जैसे एक चीज होता है जल मूल्य और एक होता है जलकर। जलकर का मतलब ये होता है कि अगर आपके जमीन या मकान के 200 मीटर की दूरी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी, पानी की सप्लाई दे दी, तो जलकर लागू होगा। और जल मूल्य जो है, जो आप पानी लेंगे और जितना पानी खर्चा करेंगे न्यूनतम मीटर लगना चाहिए, उतना जल मूल्य लेना चाहिए, लेकिन यहाँ लिया नहीं जाता। आपने कहा कि जो लोग टैक्स जिनके ऊपर नहीं लगे हैं, इस प्रणाली से वो टैक्स लगा आसानी से हो जाएगा। तो शहर में बेशतर लोग 600 स्क्वायर फीट के मकान में रहते हैं और 4 भाई हैं और एक ही के पास टैक्स लगा हुआ है। अगर वो लोग टैक्स लगवाना चाहें तो उनका कैसे